हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जाने कि हम आयोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने तीन आपके आयोग के बारे में बताया था। एक संवैधानिक आयोग जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, दूसरा हमने गैर संवैधानिक आयोग बताया था जिसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, और तीसरा हमने आपको बताया था कि जो दोनों में ही नहीं आता उसको हम बोलते हैं गैर संविधिक निकाय जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो तीन हमने आपको बॉडीज बताई थी जो आयोग के आते हैं। तो संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका उल्लेख कहीं ना कहीं अनुच्छेद में किया गया है, और इसको हम बोलते हैं संवैधानिक आयोग या फिर कहें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसको हम वैधानिक आयोग, इसी को हम बोलते हैं वैधानिक आयोग, इसी को हम बोलते हैं गैर संवैधानिक आयोग, और इसी को हम बोलते हैं संविधानेतर निकाय। तीन वर्ड इसके बारे में आपको नोट करना है। हिंदी में कन्फ्यूजन के तौर पे आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है। और आपका जो तीसरा वो हमने आपको बताया था उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हम बोलते हैं जो दोनों में नहीं आता उसको हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और इसका इंग्लिश होता है इसका हिंदी होता है गैर संविधिक निकाय। गैर संविधिक निकाय सुन याद रखिएगा, ये तीसरा वाला जो होता है गैर संविधिक निकाय। और इसमें हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कौन कौन सा। तो हमने बताया था जैसे पहले आपका योजना आयोग होता है, अब तो उसके स्थान पे नीति आयोग और जो राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये आपके गैर संवैधिक निकाय होते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। और संवैधानिक आयोग हमने आपको बताया था जिसका उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है, जैसे कि वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, यूपीएससी का और सीएजी, जीएसटी का जो भी जीएसटी काउंसिल है, इन सब का वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद कहीं ना कहीं किया गया है, इसको हम बोलते हैं संवैधानिक आयोग। दूसरा हमने आपको बताया कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम बोलते हैं जिसका जो है संसद अधिनियम के तहत बनाकर गठन करती है, उसको हम बोलते हैं वैधानिक आयोग। जैसे कि हमने आपको बताया था जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। और गैर संवैधानिक में आपको बस नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद याद रखेंगे। और एक हमने बताया था कि जो आपके योजना आयोग था उसके स्थान पर तो अब ला दिया गया है आपका नीति आयोग। ये तीन हमने आपके इसमें एग्जाम्पल बताया था आपके नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में। उम्मीद देखिए इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और हमने कल पढ़ी थी वित्त आयोग के बारे में डिटेल से और निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल से सारी बातें हम पढ़ी थी। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं आपके लोक सेवा आयोग। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके इतिहास के बारे में बात करें फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग की यानी जो सिविल सेवा है उसका प्रारंभ जो है ब्रिटिश काल में ही हो गया था। और भारत में जो है सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पहले जो है इनका परीक्षा नहीं करवाया जाता था। पहले जो प्रारंभ में इनकी नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती थी। और प्रशिक्षण जो है लंदन के हेलीबरी कॉलेज में दिया जाता था। उसके बाद से 1854 आता है। 1854 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा यह कहा गया कि इनकी जो है प्रतियोगी परीक्षा कराया जाए। तो प्रतियोगी परीक्षा की सिफारिश पहली बार किसने किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने 1854 में। उसके पश्चात 1855 में पहली बार जो है इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है लंदन में। उसके बाद से आता है 1912 जो कि इस्लिंगटन आयोग, आपको नोट कर लेना है। इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि भारत में भी आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो लंदन के साथ साथ एग्ज़ाम जो है भारत में भी करवाने का जो है सिफारिश किसने किया था 1912 में, किसने किया था 1912 में, तो इस्लिंगटन आयोग ने। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इस्लिंगटन आयोग के आधार पे जो है सुझाव दिया गया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी एग्ज़ाम करवाया जाए। उसके बाद से 1922 में 10 साल बाद जो है इसका पहली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है लंदन के साथ साथ भारत में भी। तो 1922 में पहली बार इसका एग्ज़ाम होता है भारत में भी। ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं 1919 में। इसमें पहली बार जो इसका सिफारिश किया गया कि जो भी आपके लोक सेवा आयोग है उसकी गठन किया जाए। तो लोक सेवा आयोग के गठन का सिफारिश किस एक्ट में किया गया था, तो पहली बार आपको नोट करना है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से ली आयोग आता है और ली आयोग की मतलब सिफारिश पे जो है 1926 में पहली बार जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन की जाती है। उसके बाद से आता है 1935 का अधिनियम। तो 1935 अधिनियम में इसको संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया जाता है और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो भी नाम दे दिया जाता है। उसके बाद से इसको संवैधानिक संस्थाएं बना दी जाती है।
तो उम्मीद है कि इसके इतिहास के बारे में आपने कुछ पॉइंट आपने नोट कर लिया हुआ और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है और यहाँ से ही प्रारंभ होता है क्वेश्चन का पूछना। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो उल्लेख है लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उल्लेख जो है भाग 14 में किया गया है। आर्टिकल आप 315 से 323 तक पढ़ेंगे इसके बारे में। और पहले अध्यक्ष थे इसके यूपीएससी के, वो आपको नोट कर लेना है, सर रॉस बर्कर थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो आर्टिकल 315 है इसमें यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस यानी दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी। और आर्टिकल 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपी यानी स्टेट पीसीएस के बारे में भी कहा गया है। और इनके कार्य के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इनका कार्य है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाना। जो भी आपके केंद्रीय लोक सेवा आयोग है वो केंद्र में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्यों की जो भी लोक सेवाएँ हैं उनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती हैं। अगर इनकी नियुक्ति के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर नोट करेंगे कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है। ये आर्टिकल 316 में लिखा गया है। और स्टेट पीएससी जो है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष है और सदस्य है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के तहत की जाती है, लेकिन हटाने का दोनों में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ये भी आपको नोट करना है। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के वो होता है 6 वर्ष 65 साल, यानी जो भी आपके पूरा हो जाए पहले 6 वर्ष या फिर कहे 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता तो 6 वर्ष, अगर 65 वर्ष इनकी आयु पूरी हो जाती पहले तो 65 वर्ष तक रहेंगे। तो अधिकतम जो होता है इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। वहीं अगर राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकता है। और इनका जो कार्य अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है केंद्र में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो भी आपके अखिल भारतीय सेवा आप पढ़ते होंगे आईएएस आईपीएस आईएफएस उनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और जो भी आपके केंद्रीय सेवाएं हैं उनका भी जो है आपका इसका द्वारा एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। और राज्यों में जो राज्य आपके लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो है उनके जो भी आपके राज्य स्तरीय सेवाएँ हैं उनके द्वारा इनके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि राज्यों के सिफारिश पर राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तो जो भी लोक सेवा आयोग है केंद्रीय यानी संघ लोक सेवा आयोग है वो भी क्या करवाता है राज्यों में एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, नोट करके लिखेंगे। ये सारी अब फैक्ट आपको नोट करना है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो थे अभी हमने आपको बताया कि सर रॉस बर्कर थे। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो यूपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसकी अधिकतम जो है सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो 1+10 यानी 1 अध्यक्ष होंगे, बाकी 10 अन्य सदस्य होंगे। यूपीएससी भारतीय जो अध्यक्ष थे पहले आपको 1947 में आपको नोट करना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। जो 1947 में जो है भारतीय यूपीएससी के अध्यक्ष थे, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष जो थे पहली बार जो 1947 में भारतीय बने थे वो कौन थे, तो एच.एन. कृपलानी, ये आपको नोट कर लेना है। तो एच.एन. कृपलानी जो है 1947 में जो है पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे यूपीएससी के, इसीलिए जो है 21 अप्रैल 1947 को ये बने थे। तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और सिविल सेवा का जनक अभी हमने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये भी आपको नोट करना है। सिविल सर्विस की जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ये भी आपको नोट करना है। तो किसने कहा था सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और 21 अप्रैल 1947 को पहले भारतीय जो है यूपीएससी का अध्यक्ष बने थे आपके एच.एन. कृपलानी, उसी के उपलक्ष्य में जो है 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज अभी हमने आपको बताया जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 312 में किया गया, अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं। इनका भी जो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, तो यूपीएससी करवाती है। आईएएस इसमें आता है, आईएफएस आईपीएस आता है और आईएफएस आता है। देखिए फ्रेंड्स आईएएस आईपीएस और इनका जो है गठन जो है 1951 में की गई थी, लेकिन आईएफएस है 1966 में इसका गठन किया गया था, 1966 में। ये भी आपको नोट करना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है इसको बोलते हैं आईएफएस को, और इसकी जो है स्थापना 1966 में की गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और जो भी आपके अखिल भारतीय सेवाएं इनका जो स्थापना करने का जो आपके अधिकार है वो राज्यसभा में, ये भी आपको नोट कर लेना है। और केंद्रीय जो सिविल सेवा का जो सर्वोच्च पद होता है, यानी केंद्र में जो सिविल सेवा का जो सर्वोच्च पद होता है उसको हम बोलते हैं कैबिनेट सचिव। ध्यान से सुनिएगा, जो भी सिविल सेवा जो भी अभी सर्वोच्च पद होता है उसको हम कैबिनेट सचिव बोलते हैं। जो अभी फिलहाल में कौन है, राजीव गाबा है। और राज्यों में जो सर्वोच्च पद होता है सिविल सर्विसेज का उसको हम बोलते हैं मुख्य सचिव, ये भी आपको नोट कर लेना है।
तो मुख्य सचिव राज्यों में होते हैं और कैबिनेट सचिव जो है आपके केंद्र में होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सिविल सेवा में जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो फिलहाल में अभी कौन है, तो राजीव गौबा, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम देख लेते हैं SC/ST आयोग के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर SC है, शेड्यूल कास्ट, उसका जो जिक्र है आर्टिकल 338 में है, और इसका जो है आपका नेशनल आपका जो कमीशन फॉर ST है, शेड्यूल ट्राइब्स, उसका जो आपका जिक्र है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 338A। तो ये आर्टिकल्स आपको सबसे पहले आपको नोट करना है। इनका आर्टिकल का जो जिक्र है किस में किया गया है इनके आयोग का, वो सबसे पहले आपको नोट करना है। तो जो भी आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका जो जिक्र है आर्टिकल 338 में किया गया है। जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका जो जिक्र है आर्टिकल 338A में किया गया है। और ये जो है कब किया गया था, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है बनाया जाता है और आर्टिकल 338A को जोड़ा जाता है। तो आर्टिकल 338A जो है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। और ये अपना कार्य जो है 2004 से प्रारंभ करती है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें अनुसूचित जाति आयोग को, तो अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में विजय सांपला है और इसके जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान है। ये दोनों बातें आपको नोट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड, दोनों में ही जो है 5 सदस्य हैं, ध्यान सुनिएगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 आपके अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और इनकी नियुक्ति और हटाने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल पूछता है तो 3 साल इनका कार्यकाल होता है। जो भी आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है। ये भी आपको नोट करना है। अगला है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इसकी स्थापना जो है सरकारी आयोग के सिफारिश पर की गई थी, ये आपको नोट कर लेना है। और सरकारी आयोग कब आया था, तो 1983 में आया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि सरकारी आयोग कब आया था, ये भी आपको नोट करना है। और अनुच्छेद 263 में इसका जिक्र किया गया है। संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका जो जिक्र है आर्टिकल 263 में किया गया है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं वो संवैधानिक आयोग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसका भी हमने आपको पढ़ाया बताया, उसका जो जिक्र आर्टिकल में कहीं ना कहीं किया गया है। और राज्यों के विषय जो भी आपके विवाद होते हैं उसकी स्थिति को ये क्या करता है, जांच करता है। उसके बाद से उस पर विवादों पे क्या करता है, विवादों को निपटारा करने के लिए सलाह देता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक सलाहकारी आपके परिषद है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 263 में किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, वो अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसके जो है स्थापना आपके राष्ट्रपति के तहत की जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और आप पढ़ते होंगे कि नदी जल विवाद प्राधिकरण, इसका भी जो आर्टिकल है आर्टिकल 262 में किया गया। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं उसकी जांच करता है और उस पर सलाह देता है कि ऐसा ना किया जाए। अब देख लेते हैं GST काउंसिल के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक आर्टिकल 246A जिसमें आप GST पढ़ते होंगे उसका उल्लेख किया गया, और एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे 279A, इसमें जो है GST काउंसिल का जिक्र किया गया, आपको नोट कर लेना है। और 101वें संविधान संशोधन जो है ये 122वें संविधान विधेयक लाया गया था, उसके तहत ये जो संविधान संशोधन हुआ है। और ये जो है 2016 में लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। GST काउंसिल की अगर बात करें तो इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। और GST का दर को तय करना ये कौन करता है, तो GST काउंसिल करते ही, आपको नोट कर लेना है। अभी फिलहाल में 5 दर हैं, आपको नोट कर लेना है। 0, 5, 12, 18, 28 ये इसकी दर है, ये आपको नोट कर लेना है। और इसकी हेड कौन होती है, तो वित्त मंत्री, ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 246A में आपका GST आपको पढ़ते होंगे, तो GST का ये क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स जो है इसको जोड़ा गया था। और विजय केलकर समिति के तहत इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको नोट करना है। समवर्ती सूची का विषय है GST जो है आपका एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची का एक विषय है, ये भी आपको नोट करना है। सबसे पहले जो है राज्य जो है लागू करने वाला था GST को, वो था असम, ये भी आपको नोट करना है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला है गैर संवैधानिक आयोग। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था आपको संवैधानिक आयोग के बारे में बताया, और उसका आर्टिकल में हमने बताया कि कौन से आर्टिकल में कौन किसका जिक्र है। तो वो क्या है कि एक तरह से संवैधानिक आयोग थे। अब देख लेते हैं गैर संवैधानिक आयोग के बारे में, जिसका जो है संसद क्या करती है, विधि बनाकर इनका जो है गठन करती है।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे, ये भी आपको नोट करना है। और वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार है अभी फिलहाल में इसके अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष पूछे आपके NHRC के, तो आपको रंगनाथ मिश्र लगाना है, और वर्तमान में कौन है, अरुण कुमार, ये भी आपको लगाना है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है रंगनाथ आयोग के सिफारिश पे किया गया था, और 1993 जो है मानवाधिकार एक्ट जो है वैधानिक रूप से पारित किया गया था। और इसके गठन की बात करें तो गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो मानवाधिकार एक्ट को वैधानिक कब पारित किया गया था, तो आपको नोट कर लेना 1993 में। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब लाया गया था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, ये आपको नोट कर लेना है। इसकी जो सदस्यों की और अध्यक्षों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो जो है एक समिति के सिफारिश पर की जाती है। और समिति में कौन कौन होते हैं, एक PM होते हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, और एक गृह मंत्री होते हैं। यानी 6 सदस्यों के जो भी समिति होती है उसके सिफारिश पे ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और उसमें जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके PM होते हैं, एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता, और एक होते हैं राज्य के उपसभापति, और एक गृह मंत्री होते हैं, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। यानी 6 लोग टोटल होते हैं, ये आपको नोट करना है। PM होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी होते हैं, और एक गृह मंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। इन 6 लोगों की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति जो है जिस व्यक्ति को ये लोग सिफारिश करेंगे कि इनको बनाया जाए, उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर देते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स कि NHRC जो है यानी जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसके पास केवल दीवानी शक्ति है, यानी ये केवल समन जारी कर सकता है बुलावा के लिए, और ये कभी भी किसी को दंड की सज़ा नहीं दे सकता, यानी दंड या सज़ा नहीं दे सकता, पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकता, ये आपको नोट कर लेना है। HL दत्तू ने NHRC को कहा है कि यह एक दंतहीन बाघ है, बाघ तो है लेकिन काट नहीं सकता, ये आपको नोट कर लेना है। और ये HL दत्तू कौन थे, ये आपके पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके सदस्यों को हटाने और अध्यक्षों को हटाने का कार्य कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। हटाने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। अब देख लेते हैं आपके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो ये जो है आपके इनका जो अपॉइंटमेंट जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और हटाने का भी कौन काम करता है, राष्ट्रपति के तहत की जाती है। जिस प्रकार हमने आपको पढ़ा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल तो इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटाने कार्य को राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार जो है ये भी यहाँ पे भी राष्ट्रपति के हटाने का अधिकार है। और अपॉइंटमेंट जो है राज्यों में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जो है राज्यपाल के तहत की जाती है। फ्रेंड्स, अब देखिए कि 2019 में एक संशोधन किया जाता है इसमें, और इसके तहत जो भी अध्यक्ष है वो कौन होगा, ये आपको नोट करना है। तो पहले आपके केवल जो था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही केवल आपके इसके हेड होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2019 के संशोधन के तहत इसको कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है या तो वो होंगे, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के जो भी अन्य न्यायाधीश है अगर वो भी हैं, तो इन दोनों में से जो है अगर उनकी योग्यता रखते हैं वो जो है आपके इसके अध्यक्ष होंगे, ये आपको नोट करना है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो भी उनको जो है आपके इसके हेड बनाया जा सकते हैं, आपको नोट करना है। कार्यकाल जो पहले था इनका 5 वर्ष 70 वर्ष था, यानी जो भी पहले पूर्ण हो तो 5 वर्ष या फिर क्या 70 वर्ष था, अब घटा के 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये आपको नोट कर लेना है। 2019 का संशोधन है, तो जो भी आपके एग्जाम करवाए जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, CBC के बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका जो है स्थापना संथानम समिति के तहत की गई थी 1964 में, आपको नोट कर लेना है। और वैधानिक आयोग है क्योंकि इसका जो है एक्ट के तहत गठन किया गया है, 2003 में इसका एक्ट लाया गया था, और इसको जो है वैधानिक आयोग बना दिया गया था, ये भी आपको नोट कर लेता है। 2003 में इसको वैधानिक आयोग बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। और सर्वप्रथम के संथानम समिति के सिफारिश में इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। दोनों डेट आपको याद रखना है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग में केवल आपके 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं जिसको हम केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, और 2 सतर्कता आयुक्त जिसको अन्य सदस्य हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहले जो आपके केंद्रीय आयुक्त जो थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो हेड थे वो थे आपके एन श्रीनिवासन, ये आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो सेंट्रल विजिलेंस के जो हेड पहले आपके थे कौन से, एन श्रीनिवासन, और वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है एक समिति की सिफारिश की जाती है, जिसमें हेड आपके PM होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और एक गृह मंत्री होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है।
इन्हीं के समिति के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल इनका 4 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ये डिफरेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये आपको नोट कर। कई आपने पढ़ा होगा 6 वर्ष 65 या फिर आपने 6 वर्ष 62 वर्ष पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष या फिर क्या है 65 वर्ष है। तो ये डिफरेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, तो आपको नोट कर लेना है। तो 4 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले पूरा हो। सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकना इनका काम है, ये भी आपको नोट करना है। यानी जो भी सिविल सेवक है उन पर नजर रखने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस मतलब होता है आपका नजर रखना, ये भी आपको नोट करना है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना आयोग जो है आरटीआई एक्ट पढ़ते होंगे। आरटीआई एक्ट 2005 का है और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार एक्ट लाया गया था और आरटीआई डे मनाया जाता है, इसलिए 12 अक्टूबर को, ये भी आपको नोट करना है। इसकी संरचना जो है 1+10 होती है, यानी एक अध्यक्ष होते हैं, अन्य जो आपके 10 सदस्य होते हैं। इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सिफारिश कौन करता है, तो पीएम होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोनों में डिफरेंट था। सेंट्रल विजिलेंस हमने आपको होता है, वहाँ पे आपके गृह मंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन होता है, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और पीएम होंगे, उसमें हेड होंगे। इन्हीं के सिफारिश पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा और उसको ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे आपके केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष के रूप में। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे, वजाहत हबीबुल्लाह, ये भी आपको नोट कर लेना है। वर्तमान में इसके हेड जो है यशवर्धन सिन्हा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के हेड वर्तमान में कौन है, तो यशवर्धन सिन्हा, ये करंट है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें सीबीआई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इसको। और ये जो है इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो दिल्ली जो विशेष पुलिस संस्थापक जो स्थापना 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको पावर वहीं से मिलता है, ये आपको नोट कर लेना है। स्थापना इसकी 1963 में की गई थी, आपको नोट कर लेना है। और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 से इसको पावर मिलता है और इसकी जो स्थापना है सीबीआई की वो की गई थी 1963 में, ये भी आपको नोट कर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसके जो फर्स्ट निदेशक थे वो थे डीपी कोहली, ये आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में प्रवीण सूद है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो भी आपके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ये किसके अधीन काम करता है, यानी सीबीआई जो है आपके कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और इसके कार्यकाल जो है पहले 2 वर्ष था, वर्तमान में जुलाई 2023 में अभी किया गया है कि इनके जो निदेशक हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष भी हो सकता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो जुलाई 2023 में किया गया, तो ये करंट के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में कौन है, तो प्रवीण सूद इसके महानिदेशक, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, तो अभी हमने आपको बताया कि जो भी आपके गैर संवैधानिक आयोग हैं उनकी जो स्थापना कौन करेगा, तो संसद विधि बना करेगी। 1990 के एक्ट के तहत इसको वैधानिकता प्रदान की गई थी और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसकी जो स्थापना है 1992 में की गई थी, आपको नोट कर लेना है। और एक्ट कब का है, तो आप एक्ट अगर पूछे तो 1990 का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, रेखा शर्मा है। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे जयंती पटनायक थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पहले जो थे इसके अध्यक्ष हेड थे जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसके जो हेड हैं वर्तमान में कौन, इकबाल सिंह लालपुरा है। और इसकी जो एक्ट है लाया गया था 1992 में और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको नोट कर लेना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा, ये आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं जो कि न तो आपके संवैधानिक आयोग है और ना ही आपके वैधानिक आयोग है, उसको हम कहते हैं गैर संवैधानिक आयोग, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। उसमें आता है आपका योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पे अब ला दिया गया आपका नीति आयोग। तो पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पे अब लाया गया आपका नीति आयोग। एक हमने आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद, आपने पढ़ा होगा। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जो कि 6 अक्टूबर जो है 6 अगस्त आपका 1952 की स्थापना की गई थी, वो भी जो है आपका, उसको भी हम बोलते हैं आपके नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, आपके गैर संवैधानिक निकाय, ये आपको बोलते हैं। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। योजना के स्थान पे ये इसको लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पे 1950 में जो योजना आयोग चल रहा था उसको हटा के यहाँ पे नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, एक संसद के आदेश के तहत इसको किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। इसको हम थिंक टैंक बोलते हैं, सोचने वाला एक आयोग बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है। न तो एक संवैधानिक आयोग है, न ही एक वैधानिक आयोग। अभी हमने आपको बताया यह क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये आपको नोट कर लेना है। और इसके जो हेड होते हैं आपके पदेन, जो भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में आपके सुमन बेरी हैं। और कैबिनेट मंत्री के ये आपके कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष के समान इसका पद होता है, ये भी आपको नोट करें। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो भी आपके उपाध्यक्ष होते हैं। पहले जो थे अरविंद पनगड़िया थे, ये आपको नोट कर लें। और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी है। और सीईओ जो होते हैं ये सचिव पद के आपके यानी सचिव स्तर के पद होता है इनका। और अभी जो फिलहाल में सीईओ हैं उसको हम बोलते हैं, अभी फिलहाल में जो है वीवीआर सुब्रमण्यम है। और पहले जो सीईओ थे वो सिंधु खुल्लर थे, ये भी आपको नोट कर लें। ये चारों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से कि जो वर्तमान में कौन थे और पहले कौन थे, यहाँ से आपको नोट कर लें। तो पहले जो आपके सीईओ थे वो थे आपके सिंधु खुल्लर और वर्तमान में सीईओ है आपका वीवीआर सुब्रमण्यम। और इसमें जो है 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं जो कि वर्तमान में कौन कौन है, तो वीके पाल हैं, वीके सारस्वत हैं, तीसरे हैं आपके रमेश चंद्र और चौथे हैं अरविंद विरमानी, ये आपको नोट करना है। ये 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, उसमें 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होते हैं और 4 आपके पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगर ये काम करे किस आधार पर काम करता है, तो ये सरकारी संघवाद पे काम करता है, यानी कोऑपरेटिव आपका फेडरलिज्म पर कार्य करता है। नीति निर्माण के जो काम जो है केंद्र जो है और राज्यों में दोनों में इसमें भागीदारी होता है, यानी जो भी आपके नीति आयोग में जो भी आपकी नीति बनाई जाती है वो केंद्र भी इसमें भाग लेता है और राज्य भी इसका दोनों का ही भागीदारी होता है। और अभी जो है अटल नवाचार मिशन इसके तहत लाया गया, ये भी आपको नोट करना है। तो ये सारी थी आपके जो भी आपके संवैधानिक, वैधानिक और जो भी आपके गैर संवैधानिक निकाय थे, इसके बारे में हमने आपके बारे में सारी पॉइंट अपने जिक्र कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में, यानी कोई भी एग्जाम है तो यहाँ से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आर्टिकल में इस आयोग का जिक्र है, या फिर ये सब पूछ सकता है कि किसका जिक्र जो है, कौन जो है संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है, कौन संवैधानिक निकाय है। और उसके डिटेल के बारे में जो भी आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी आपके इसके अंदर की बातें वो भी पूछ सकता है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।